नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। इस पर हम आपको विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे, साथ ही बात करेंगे बद्रीनाथ धाम में संचालित पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही अब बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किए जाने की कार्ययोजना की। वहीं आज हम बात कर रहे हैं भारत की सैन्य शक्ति और अटूट संकल्प के उस अध्याय की जिसने सीमा पार बैठे दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। और इसके साथ ही आज बात ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा की करेंगे। तो चलिए सबसे पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार और सटीक दिशा देने के लिए आज एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने संकल्प लिया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश विकास को एक नई रफ्तार सटीक दिशा देने के लिए आज एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का औपचारिक शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने संकल्प लिया, हमारी जनगणना हमारा विकास। इस बार की जनगणना कोई समावेश काउंट नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि देश के समग्र और समावेशी विकास का आधार बनेगी। इस बार उत्तर प्रदेश की लगभग 25 करोड़ 70 लाख की आबादी के लिए देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हमारी जनगणना हमारा विकास के संकल्प के साथ मकान सूचीकरण व मकानों की गणना कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल हेड काउंट नहीं बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का समय डेटा आधारित निर्णयों का है। जनगणना के से प्राप्त सटीक आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सही जनगणना ये सुनिश्चित करती है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी समान रूप से विकास में सहभागी बन सके। भारत की जो पहली जनगणना है, जो डिजिटल जनगणना होने जा रही है, ऑनलाइन पर्यवेक्षण का भी और अनुश्रवण का भी कार्य इसके माध्यम से इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। स्वगणना, जिसमें आज से लेकर के 21 मई तक ये स्वगणना का कार्यक्रम इसके माध्यम से विशेष रूप से इसकी व्यवस्था की गई है। बेघर लोगों की भी गणना, यानी 28 फरवरी 2027 को सूर्यास्त के बाद पूरे देश में एक साथ बेघर लोगों की भी गणना की जाएगी। एक बड़ा अभियान होगा। जनगणना के दौरान उच्च स्तर से जनप्रतिनिधियों और समाज के विशेष जनों के लिए जनगणना का कार्य में सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जनगणना का जो प्री टेस्ट है, ये मिहीपुरवा और अनूप शहर, ये प्रयागराज में और अनूप शहर में, बुलंदशहर में ये सफलतापूर्वक यहां पर ये संपन्न की जा चुकी है। जनगणना 2027 की 5 बड़ी बातें। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना। नागरिक 7 से 21 मई 2026 तक खुद अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। पहली बार जनगणना के साथ जातीय आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। 1 ग्राम को भी मुख्य प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। विशेष जनगणना पोर्टल के माध्यम से वार्ड और ग्राम स्तर तक रियल टाइम निगरानी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य होगा। आम जन को 7 से 21 मई 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है, जिसके तहत नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद जनगणना कार्मिक घर जाकर सूचीकरण कार्य करेंगे। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। सीएम ने कहा कि इस बार जनगणना में पहली बार जातीय गणना को भी शामिल किया गया। साथ ही 1 ग्रामों को भी जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। डिजिटल तकनीकी की वजह से प्रक्रिया पूरी पारदर्शी, प्रभावी बनाई गई है। इसके लिए विशेष जनगणना पोर्टल तैयार किया गया, जिससे ग्राम और वार्ड स्तर तक निगरानी की जा सकेगी। सीएम ने बताया कि प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ 70 लाख है। जनगणना कार्य 18 मंडलों, 75 जिलों, 350 तहसीलों, 17 नगर निगमों, 45 नगरीय निकायों के शामली परिषदों, 57,694 ग्राम पंचायतों और करीब 1.4 लाख राजस्व ग्रामों में कराया जाएगा। इस कार्य के लिए 5.25 लाख कार्मिकों की तैनाती की जा रही है, जिसमें 4.50 लाख प्रगड़ा का 85,000 सुपरवाइजर
सुपरवाइजर और 12,000 राज्य व जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। इससे अन्य लोगों से अपील की है कि वो जनगणना को राष्ट्रीय दायित्व मानते हुए इसमें शामिल हो, सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। सीएम योगी जनता से अपील, गणना को राष्ट्रीय दायित्व माने, प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो, अपनी जानकारी सही और तथ्यात्मक दें, अपना डेटा प्रदेश का सुनियोजित विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि जनगणना सिर्फ सरकारी फाइलों को भरने के लिए नहीं बल्कि आपके और हमारे भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए है। जब गणना कर्मी आपके द्वार पर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी दे। याद रखिए, आपके द्वारा दिया गया एक सही आंकड़ा ही तय करेगा कि प्रदेश की नीतियां कितनी प्रभावी होंगी और विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगी। डिजिटल माध्यम से खुद की जानकारी दर्ज करने का विकल्प कर आप भी इस आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बन सकते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। बद्रीनाथ धाम में संचालित पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही अब बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किए जाने की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की। क्या है मास्टर प्लान, और आप इस रिपोर्ट में देखिए। बद्रीनाथ में संचालित पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही अब बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल हिल टाउन के स्वरूप में विकसित किए जाने की कार्य योजना भी तैयार है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि बद्रीनाथ को एक आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए बहुआयामी और चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य तीर्थयात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य और व्यवस्थित अनुभव प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान के तहत क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थलों को विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है। देवदर्शनी पॉइंट को इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को यहां से बद्रीनाथ धाम के प्रथम दर्शन एवं भव्य दिव्य रूप प्राप्त हो सके। वहीं बद्रीनारायण चौक को एक प्रमुख आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं, आकर्षक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध होंगे। बद्रीनाथ धाम में ISBT वॉल पर स्थानीय कला एवं धार्मिक विषयों पर आधारित भित्ति चित्रों के माध्यम से क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। वसुधा वाटिका कलाकृति के माध्यम से प्रकृति, आध्यात्मिकता और उत्तराखंड की पारंपरिक कला का समावेश करते हुए आकर्षण लैंडस्केप तैयार किए जाएंगे। बद्रीनाथ को लेकर सीएम धामी का मास्टर प्लान, बद्रीनाथ को आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन बनाना, आस्था, आधुनिकता और प्रकृति का संतुलित संगम, तीर्थयात्रियों को दिव्य और व्यवस्थित अनुभव प्रदान करना, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण। मास्टर प्लान में भगवान विष्णु से जुड़े प्रतीकों को भी प्रमुखता दी गई है, जिनमें पांचजन्य, शंख, कौमुदकी, गदा, सुदर्शन चक्र, वैकुंठ द्वार जैसी भव्य कलाकृति का निर्माण किया जाएगा, जो न केवल धार्मिक महत्व को दर्शाएंगे बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। इसके साथ ही शेष नेत्र कलाकृति और पंचतत्व थीम पर आधारित संरचनाएं आध्यात्मिक ऊर्जा और भारतीय दर्शन को दर्शाने का कार्य करेंगी। भगवान राम एवं कृष्ण पर आधारित रामायण और महाभारत कालीन प्रतीकों का इसमें समावेश है। साथ ही साथ दिया आरती स्थल के विकास की योजना भी तैयार की गई है, ताकि यहाँ आयोजित होने वाली आरती श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अविस्मरणीय अनुभव बन सके। वहीं पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट कैस्कैप का विकास कार्य किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसके तहत आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पैदल मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधाएं, साइनेज और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। आज मैं उसको देखने के लिए आया हूँ। जल्दी से जल्दी हमारा ये बद्रीनाथ धाम भी जो है दिव्य और भव्य जो है बद्रीनाथ धाम के रूप में आगे इसका निर्माण। मोदी जी की अहम भूमिका रही है इसमें बद्री और केदार को बनाने में, तो मैं इस मोदी जी को धन्यवाद करूंगा और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने बद्री और केदार के बारे में सोचा, यहाँ के लोगों के बारे में सोचा, यहाँ व्यापारियों के बारे में सोचा, जो यहाँ के व्यवसायिकों के बारे में सोचा। धार्मिक प्रतीक और कलाकृति आधारित संरचनाएं, भगवान विष्णु के आयुध और प्रतीक, सुदर्शन चक्र और वैकुंठ द्वार की भव्य कलाकृतियां, भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक, प्रकृति के 5 तत्वों पर आधारित संरचना, रामायण और महाभारत कालीन प्रतीकों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बद्रीनाथ धाम के दिव्य स्वरूप को और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए मास्टर प्लान में सभी आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए जाए, साथ ही स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों के माध्यम से बद्रीनाथ में न केवल आध्यात्मिक वातावरण सुदृढ़ होगा बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा दी जाएगी। परियोजना के पूर्ण होने पर बद्रीनाथ
होगा, जहां आस्था, आधुनिकता और प्रगति का संतुलित संगम देखने को मिलेगा। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, संयुक्त सचिव अनिल जोशी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। भगवान विष्णु के प्रतीकों से सजी कलाकृतियां, आधुनिक सुविधाओं का ये संगम आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और दिव्यता का एक नया अध्याय लिखेगा। मुख्यमंत्री धामी का ये विजन न केवल उत्तराखंड में पर्यटन को नई ऊंचाई देगा, बल्कि बद्रीनाथ को दुनिया के सामने एक आदर्श आध्यात्मिक स्मार्ट टाउन के रूप में भी स्थापित करेगा। अब इंतजार है उस समय का जब बद्रीनाथ की वादियों में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को देवदर्शनी पॉइंट से लेकर वसुधा वाटिका तक हर कदम पर आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संतुलन महसूस होगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है और ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की सैन्य शक्ति और अटूट संकल्प के उस अध्याय की जिसने सीमा पार बैठे दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जो आज हर भारतीय के लिए गर्व और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। लेकिन भारत ने चुप बैठने के बजाय एक ऐसी कार्रवाई की जिसने आधुनिक युग के इतिहास में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। आज इस ऑपरेशन की पहली सालगिरह है। इस पहली सालगिरह पर जयपुर में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सैन्य शक्ति और अटूट संकल्प के उस अध्याय की जिसने सीमा पार बैठे दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जो आज हर भारतीय के लिए गर्व और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। लेकिन भारत ने चुप बैठने के बजाय एक ऐसी कार्रवाई की जिसने आधुनिक युद्ध के इतिहास में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। आज इस ऑपरेशन की पहली सालगिरह पर जयपुर में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सेना ने न केवल अपनी सफलता के आंकड़े साझा किए, बल्कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भी दे डाला। इस दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बताया। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के एक साल बाद सेना, वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ऑपरेशन की सफलता और उसके सबकों पर विस्तार से चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश भारती और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने संयुक्त रूप से कहा कि यह ऑपरेशन आतंकवादियों और उनके समर्थन ढांचे के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत ने 13 पाकिस्तानी विमान गिराए और 11 बेसों को तबाह किया और 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारत अपनी समृद्धता, सुरक्षा और लोगों की रक्षा पक्के तौर पर पेशेवर तरीके से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा और आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। राजस्थान के जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है और इस समय के डीजीएमओ के तौर पर मैं इसे न सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन बल्कि शायद भारत की रणनीतिक यात्रा में एक अहम पल के तौर पर देखता हूं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत सोच समझकर और सही तरीके से अपने पुराने तरीकों से आगे बढ़कर लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार आतंक को टारगेट किया। ऑपरेशन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सटीकता, अनुपात और मकसद की स्पष्टता के साथ यह एक देश का पक्का इरादा। उन्होंने कहा कि सटीकता, अनुपात और मकसद की स्पष्टता के साथ हमने इसको अंजाम दिया। क्या कुछ कहा हम आपको दिखाते हैं। Op Sindoor was proof of calibrated resolve. Our next response will be about sustained overmatch. If challenged again, we will not merely respond, we'll shape the battle space from the outset.
the Indian Navy, alongside the Indian Army and the Indian Air Force, has demonstrated capability to strike deep, strike far, and strike sure, anytime, anywhere, anyhow. Importantly, operations were seamlessly integrated across not just traditional domains, but also cyber, space, and information domains, marking a decisive evolution in our warfighting philosophy. Ops Sindoor demonstrated our ability to deliver integrated effects with speed, precision, and clarity of purpose, serving as a foundational step towards multi-domain operations. This capability is the result of sustained efforts over the years to build structures, processes, and capacities for executing multi-domain operations in its true sense. What we witnessed during Ops Sindoor was not just an isolated success, but the manifestation of deliberate institutional strengthening. उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। भारत अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की रक्षा पक्के तौर पर प्रोफेशनल तरीके से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा। ये बताते हुए कि ऑपरेशन तीनों सेनाओं का एक मिला-जुला प्रयास था। लेफ्टिनेंट घई ने कहा कि इससे जमीनी, हवा और समुद्री क्षमताओं की हालात की जानकारी, कॉमन ऑपरेशन और इंटेलिजेंस तस्वीरों और रियल टाइम में फैसले लेने के साथ जोड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मन पर प्रहार के आंकड़े, पाकिस्तानी विमान ढेर 13, आतंकी ठिकाने तबाह, 11 एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार, दुश्मन सैनिक हताहत 100 से ज्यादा, कुल सटीक स्ट्राइक 9, 7 भारतीय सेना और 2 वायु सेना द्वारा। मिशन की मुख्य विशेषताएं: थल, नभ और जल सेना का साझा ऑपरेशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग का इस्तेमाल, पुरानी रक्षात्मक नीति को छोड़कर प्रोएक्टिव प्रहार, आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह तबाह करना। इस दौरान ऑपरेशन पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कहा कि सटीक हमले कुल 9, जिनमें से 7 भारतीय सेना ने और 2 भारतीय वायुसेना ने किए, एकदम सही समय पर किए गए, पूरी तरह से हैरान करने वाले थे और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के बीचों बीच हर बने हुए हब पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेफ्टिनेंट घई ने कहा कि ऑपरेशन ने स्वदेशी क्षमताओं को भी दिखाया और कहा कि इस्तेमाल किए गए हथियार, सिस्टम, गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइल सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही बनाया गया था। ब्रह्मोस, आकाश, एडवांस सर्विलांस और टारगेटिंग सिस्टम के साथ साथ देसी गोला बारूद और स्पेयर पार्ट सभी ने अहम भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर ने 2026 में पाकिस्तान के आर्थिक संकट को और भी ज्यादा गहरा दिया। इसके कारण निवेशकों का भरोसा कम हुआ। वहीं पर्यटन, विमानन क्षेत्र और सैन्य निर्यात जैसे उभरते हुए क्षेत्रों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। ग्रीस मीडिया हाउस ग्रीस सिटी टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 के सैन्य अभियान ने महंगाई को बढ़ा दिया, साथ ही विकास की गति और निवेशकों के विश्वास को कम कर दिया। इससे देश की पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति को खराब हो गई। इससे पहले से ही पाकिस्तान भारी ऋण दायित्व, भारी वित्त के दबाव, कमजोर विदेशी मुद्रा भंडार और बहुपक्षीय सहायता पर निर्भरता से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए अनिश्चितता और बढ़ गई। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर ने निवेशकों का विश्वास कम कर दिया और संभवतः कई निवेशकों को प्रतीक्षा करने और स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले कुछ सालों में मुद्रास्फीति के कारण परिवारों की क्रय शक्ति पहले से ही कम हो चुकी थी। पिछले 3 सालों में जीडीपी वृद्धि भी औसतन लगभग 3% पर स्थिर रही, जो कमजोर औद्योगिक गति, सुस्त निवेश और सीमित उत्पादकता वृद्धि को दर्शाता है। पर्यटन उद्योग को सैन्य अभियान का सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी।
वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के साथ हुए सैन्य टकराव की पहली सालगिरह के मौके पर बुधवार को देर रात जारी एक बयान में पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने इसे देश के सैन्य इतिहास का अहम अध्याय बताया। इसने राष्ट्रीय आत्मविश्वास को मजबूत किया। ऑपरेशन सिंदूर की वो शौर्य गाथा जिसने न सिर्फ सरहद पार आतंक के आकाओं को धूल चटाई, बल्कि दुनिया को भी ये बताया कि नए भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की भूल महंगी पड़ेगी। आज जब हम इस गौरवशाली अभियान की पहली सालगिरह मना रहे हैं, तो पूरा देश अपनी सेनाओं के उस अदम्य साहस को नमन कर रहा है और पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था और वहां की सेना की खोखली बयानबाजी आज खुद इस बात की गवाह है कि भारत का एक प्रहार दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए काफी है। सलाम उन जाबाजों को जिन्होंने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने सर्वस्व नौछावर कर दिया। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के बीच बहुत कामयाबी के साथ इस नैरेटिव को पहुंचा भी। मेरा सवाल तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।